हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही खूबसूरत पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये पोएम डैफोडिल्स के नाम से भी काफ़ी मशहूर है और इस पोएम को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ इस पोएम की समरी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में ही बात करेंगे और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। द स्पीकर वॉक्स अलोन। तो ये जो स्पीकर है ये अकेले ही जा रहा है, सिमिलर टू अ सॉलिटरी क्लाउड इन द स्काई फ्लोटिंग ओवर हिल्स एंड वैलीज। तो ये जो स्पीकर है ये अकेले ही कहीं जा रहा है वॉक पर। और किस तरह से इसका कंपैरिजन देखिए किससे किया है, कितने खूबसूरत तरीके से। जैसे कि एक अकेला बादल का कोई टुकड़ा है और वो आसमान में फ्लोट कर रहा है, यानी आसमान में तैरता हुआ सा जा रहा है हिल्स और वैलीज के ऊपर से। तो आप अगर इस पोएम को वास्तव में एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इमेजिन करिए कि आप खुद भी किसी बादल के टुकड़े की तरह ऊपर से उड़ते हुए आसमान में तैरते हुए जा रहे हैं। तो आगे क्या होता है आइए देखते हैं। सडनली द स्पीकर सीज अ लॉन्ग एंड बस्लिंग रो ऑफ डैफोडिल्स। बस्लिंग का मतलब होता है हलचल। तो अचानक ही जो स्पीकर है वो क्या देखता है, वो देखता है एक लंबी और हलचल से युक्त डैफोडिल्स, एक फूल होता है एक किस्म का, उसकी रो देखता है। मतलब कि बहुत सारे डैफोडिल्स के फूल लगे हुए हैं, खिले हुए हैं जमीन पर, और वो उसे आसमान से जहां बादल होता है उस जगह से देख रहा है इन डैफोडिल्स को। तो उनमें एक हलचल सी दिखाई दे रही है और ये जो रो है बहुत ही लंबी है, यानी बहुत दूर तक डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स फैले हुए हैं। आगे देखिए। दे आर नियर द लेक एंड द ट्रीज एंड फ्लटर एंड शिफ्ट एज दे आर ब्लोन बाय द ब्रीज। तो ये जो फूल हैं डैफोडिल्स के, ये किसी लेक के किनारे हैं। ये जो दृश्य है ये किसी लेक के किनारे का है और वहाँ पे बहुत से पेड़ भी हैं। और फ्लटर का मतलब होता है लहराना। तो जब ब्रीज यानी कि जो हवा है जब वो बह रही है तो हवा के साथ साथ वो जो डैफोडिल्स हैं वो अपनी जगह से शिफ्ट हो रहे हैं और फ्लटर कर रहे हैं, यानी कि लहरा रहे हैं। कंपेयरिंग द डैफोडिल्स टू स्टार्स इन द स्काई। और इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, इन डैफोडिल्स को देखकर ये उसकी तुलना आसमान के जो सितारे हैं उनसे कर रहे हैं। और द स्पीकर नोट्स हाउ द फ्लावर्स सीम टू गो ऑन विदाउट एंडिंग अलोंगसाइड अ बे। और यहाँ पर वो स्टार्स से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ डैफोडिल्स को, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो डैफोडिल्स की रो है ये इतनी लंबी है नदी के झील के किनारे, नदी नहीं है झील है वहां पर एक, इसके किनारे इतनी लंबी है ऐसा लग रहा है कि जैसे कतार कभी खत्म ही नहीं होगी। द स्पीकर गेसेस देयर आर 10,000 और सो डैफोडिल्स। तो जो स्पीकर है यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ, वो जो है ऐसा अनुमान लगाते हैं, ऐसा गैस करते हैं कि यहाँ पर लगभग 10,000 यानी कि लगभग 10,000 के करीब जो है डैफोडिल्स होंगे। ऑल ऑफ देयर हेड्स मूविंग एज इफ दे वर डांसिंग। और जब हवा चल रही है तो उनके जो हेड हैं यानी कि जो फूल हैं पेड़ के ऊपर लगे हुए, वो मूव कर रहे हैं, अपनी जगह पर हिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डांस कर रहे हों। नियर द डैफोडिल्स द वेव्स आर ग्लिंटिंग ऑन द बे। देखिए, ग्लिंटिंग का मतलब होता है चमकना। तो जब ये ऊपर से देख रहे हैं बादल की जगह से इस लेक को, तो क्या हो रहा है, जो लाइट उस पर पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर इनके पास आ रही है और इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो लहरें हैं उसकी जो वेव्स हैं वो चमक रही हैं, ऐसा से उनको देखने में लग रहा है। बट द डैफोडिल सीम्स मोर जॉयफुल टू द स्पीकर दैन द वेव्स। लेकिन इसके बाद देखिए इन्होंने कितना अच्छा कंपैरिजन किया है कि बहुत सुंदर लेक भी दिखाई दे रही है, डैफोडिल्स भी हवा से हिलते हुए लहराते हुए से दिख रहे हैं। तो वो क्या कंपेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लेकिन जो डैफोडिल्स हैं वो लेक की जो वेव्स हैं उससे ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं, ज्यादा खुशनुमा दिख रहे हैं। A poet couldn't help being cheerful, says the speaker। और
इसके बाद स्पीकर क्या कह रहा है कि अगर ऐसा कोई दृश्य एक पोएट देखेगा तो वो और कुछ नहीं कर सकता है सिवाय कि बहुत खुश होने के। इन द चीयरफुल कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, अगर वो ऐसी चीयरफुल कंपनी देखेगा डैफोडिल्स की, यानी ऐसे खूबसूरत फूलों के साथ वो होगा, तो एक पोएट खुश होने के अलावा और कर भी क्या सकता है। द स्पीकर स्टेयर्स एट द डैफोडिल्स लिंगरली। लिंगरिंग इसका मतलब है देर तक, ठीक। लिंगरिंगली का मतलब है देर तक, और स्टेयर मतलब देखना। तो स्पीकर जो है वो काफी देर तक डैफोडिल्स की तरफ देखता रहता है, विदाउट येट रियलाइजिंग द फुल एक्सटेंट ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एनकाउंटरिंग देम। तो हालांकि वो देख तो बहुत देर से रहा है इन फूलों की तरफ, लेकिन अभी उसे ये रियलाइज नहीं हुआ है, अभी उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वास्तव में इसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, यानी इन डैफोडिल्स का जो उससे सामना हुआ है उसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, अभी इसका अंदाजा पोएट को नहीं है। अब आगे देखिए, आफ्टर द एक्सपीरियंस विद द डैफोडिल्स, तो डैफोडिल्स के साथ इस एक्सपीरियंस के बाद, डैफोडिल्स के साथ इस एनकाउंटर के बाद, द स्पीकर ऑफन लाइज ऑन द काउच। स्पीकर जो है वो अक्सर काउच पर यानी सोफे पर बैठता है। तो अब ये जो क्लाउड वाली बात थी वो ओवर हो चुकी है, वहां से बहुत समय बीत चुका है। और अब जब स्पीकर कहीं बैठता है सोफे पर, आइदर एब्सेंट माइंडेड और थॉटफुल, चाहे वो एब्सेंट माइंडेड हो यानी उसके दिमाग में कुछ खास ना चल रहा हो, और या फिर कोई विचार चल रहा हो, कोई थॉट चल रही हो उसके दिमाग में, इट इज देन दैट द डैफोडिल्स कम बैक टू द स्पीकर्स इमेजिनेटिव मेमोरी। तो क्या होता है, वो जो डैफोडिल्स थे जो उसने बहुत पहले देखे हुए थे, वो वापस उसकी मेमोरी में लौट कर आ जाते हैं। एसेस टू विच इज अ गिफ्ट ऑफ सॉलिट्यूड। और ये जो खूबसूरत दृश्य उसकी मेमोरी में आ जाता है, जो ये सीन आ जाता है बहुत ही सुंदर, इसके पास तक जो एसेस, एसेस का मतलब पहुंच, तो इसको पाना जो है किस चीज का गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ सॉलिट्यूड है, यानी अकेलेपन में उन्हें, एकांत में ये गिफ्ट मिलता है कि वो उन डैफोडिल्स के बारे में उन्हें याद कर सकते हैं, उन्हें सोच सकते हैं और उस बारे में खुश हो सकते हैं। एंड फिल्स द स्पीकर विद जॉय एज हिज माइंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और जब ऐसा होता है, जब वो सीन इनके ख्यालों में आ जाता है, तो स्पीकर खुशियों से भर जाता है, क्योंकि उसका जो माइंड है, जो उसका दिमाग है, वो उन झूमते हुए डैफोडिल्स के साथ डांस करता है। तो दोस्तों, ये थी पोएम, और अब हम इस पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए, दिस सिंपल पोएम वन ऑफ द लवलीस्ट एंड मोस्ट फेमस इन द वर्ड्सवर्थ कैनन। तो ये जो पोएम है, ये जो वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन है उसमें बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही लवलीस्ट है, बहुत ज़्यादा ये मशहूर पोएम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई। रिविजिट्स द फैमिलियर सब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड मेमोरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो थे वो रोमांटिक एज के पोएट थे, और इस समय के जो राइटर होते थे वो नेचर के बारे में बहुत लिखते थे, नेचर के प्रति जो उनका प्रेम होता था वो बहुत ही गहरा होता था। तो यही कह रहे हैं कि ये जो फैमिलियर सब्जेक्ट है नेचर एंड मेमोरी, इनके लिए, क्योंकि ये अक्सर इन्हीं विषयों पर लिखते थे, तो यही यहाँ कहा गया है कि ये जो पोएम है वो रिविजिट करती है एक फैमिलियर सब्जेक्ट पे, और वो सब्जेक्ट क्या है, नेचर एंड मेमोरी, दिस टाइम विद अ म्यूजिकल एलोक्वेंस। और इस बार खासियत क्या है कि इसमें एक म्यूजिकल एलोक्वेंस है। एलोक्वेंस का मतलब होता है इफेक्टिव लैंग्वेज, तो यानी कि इसकी म्यूजिक बहुत अच्छी है। ये एक लिरिक पोएम है, तो बहुत ही म्यूजिकल है ये। द प्लॉट इज एक्सट्रीमली सिंपल। तो जैसा कि अभी हमने इस पोएम की समरी के बारे में बात करते हुए देखा भी कि इसका प्लॉट बहुत ही सिंपल है, डिपिक्टिंग द पोएट्स wandering and his discovery of a field of daffodils by a lake। तो ये यही बताया कि किस बारे में ये पोएम है, इसका प्लॉट बहुत सिंपल है, और ये क्या बता रहा है, या क्या डिस्क्राइब कर रहा है। डिपिक्टिंग का मतलब होता है दर्शाना या डिस्क्राइब करना। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पोएट की वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मतलब भटकना, टहलना, घूमना। तो पोएट जो है वो भटकते हुए, घूमते हुए कहीं जा रहा है, और वो डिस्कवर करता है एक फील्ड में जहां पर बहुत सारे डैफोडिल्स हैं, एक लेक के यानी कि एक झील के किनारे। द मेमोरी ऑफ विच प्लीजेज हिम। तो और जब बाद में वो इन चीज़ों के बारे में सोचता है, तो ये
जो मेमोरी है इन डैफोडिल्स की वो उसे खुश कर देती है एंड comforts हिम व्हेन ही इज लोनली, बोल्ड और रेस्टलेस। तो उसे खुश कर देती है कब, और उसे कंफर्ट देती है कब, जब वो अकेला हो या फिर बोर हो रहा हो या फिर रेस्टलेस हो। तो ऐसे में ये डैफोडिल्स उसके ख्यालों में आ जाते हैं और वो बहुत ही अच्छा महसूस करता है। The characterization of the sudden occurrence of a memory is psychologically acute। देखिए acute का मतलब होता है शार्प, यानी बहुत धारदार। तो जो कैरेक्टराइजेशन है सडन अकरेंस का मेमोरी में, वो साइकोलॉजिकल रूप से बहुत ही धारदार है। बट द पोएम्स मेन ब्रिलियंस लाइज इन द रिवर्स पर्सोनिफिकेशन ऑफ इट्स अर्ली स्टैंजा। लेकिन इस पोएम का जो ब्रिलियंस है वो किस चीज में है, वो रिवर्स पर्सोनिफिकेशन में है, जो कि इस पोएम के अर्ली स्टैंजा में यानी शुरुआत के समय में होता है। दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज में, कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है, उसके अंदर इंसानों जैसे गुण ढूंढना। ठीक, तो रिवर्स पर्सोनिफिकेशन क्या हो गया? रिवर्स पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी इंसान में कोई ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढना जो इंसानों के नहीं हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्पीकर किसकी तरह घूम रहा है? एक लोनली क्लाउड की तरह घूम रहा है। तो है एक इंसान, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो लोनली क्लाउड की तरह घूम रहा है। तो ये हो गया रिवर्स पर्सोनिफिकेशन। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि रिवर्स पर्सोनिफिकेशन में ही इस पोएम का मेन ब्रिलियंस छुपा हुआ है। द स्पीकर इज मेटामॉर्फिकली कंपेयर्ड टू अ नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो देखिए, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि स्पीकर जो है उसका कंपैरिजन हुआ है किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ, किसी प्राकृतिक चीज के साथ, और वो चीज क्या है? अ क्लाउड, यानी बादल। और यहाँ पर लाइंस दी हैं पोएम की जहाँ पर क्लाउड की बात की गई है, जहाँ पर स्पीकर को जो है उससे कंपेयर किया गया है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यानी मैं भटक रहा था एक क्लाउड की जैसा, अकेला ही। दैट फ्लोट्स ऑन हाई, और वो क्लाउड जो कि फ्लोट कर रहा था, यानी तैर रहा था। कहाँ कहाँ पर? आपको पोएम में आपने देखा था कि हिल्स और वैलीज के ऊपर से वो तैरता हुआ जा रहा है। Furthermore, the daffodils are continually personified as human beings। इसके अलावा जो daffodils हैं वो किसकी तरह जो है पर्सोनिफाई किए गए हैं? ह्यूमंस की तरह, क्योंकि daffodils तो डांस करने से रहे, लेकिन यहाँ पर पोएट ऐसा इमेजिन कर रहा है कि daffodils जो हैं वो जब हवा से हिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उसे जैसे वो डांस कर रहे हों। डांसिंग एंड टॉसिंग देयर हेड्स इन अ क्राउड ऑफ होस्ट। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो वो डैफोडिल्स हैं वो होस्ट हैं, बहुत सारे होस्ट का क्राउड है और वो डांस कर रहे हैं। दिस टेक्निक इम्प्लाइज एन इनहेरेंट यूनिटी बिटवीन मैन एंड नेचर। तो इनहेरेंट का मतलब होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। तो ये जो टेक्निक है वो क्या करती है? वो इम्प्लाई करती है एक स्वाभाविक सी यूनिटी के बारे में। किसके बीच में? मैन और नेचर के बीच में। तो वैसे देखिए, जो रोमांटिक पोएट्स होते थे उनका खास जोर होता था इंसान और नेचर के बीच के कनेक्शन के ऊपर। तो ये पोएम भी क्या कर रही है? ये मैन और नेचर को के ऊपर कनेक्टिविटी के बारे में है। अब हम इस पोएम की फॉर्म के बारे में बात करेंगे सबसे लास्ट में। तो देखिए, the fourth six lines stanza of this poem follow a quatrain couplet rhyme scheme। तो जो 4-6 लाइन के स्टैंजा हैं, यानी टोटल 4 स्टैंजा हैं, 4-6 लाइन स्टैंजा हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये जो है कौन सी राइम स्कीम को फॉलो कर रहे हैं? ए बी सी सी। तो ये है इसकी राइम स्कीम। पहली लाइन जो है ए है, दूसरी बी है, तीसरी ए है, फिर बी है और सी सी। तो टोटल 6 लाइन्स हैं जिनके 4 स्टैंजा हैं, और वो ए बी सी सी राइम स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। ईच लाइन इज मीटर्ड इन एम्बिक टेट्रामीटर, और हर एक लाइन जो है वो किस मीटर को फॉलो करती है? एम्बिक टेट्रामीटर को फॉलो करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही।